वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। और आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। अब व्हाट इज़ एटॉमिक थ्योरी? हमारे पास जो जितने भी कंपाउंड्स बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं अर्थ पर, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन सब की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है एटम। छोटे से छोटा पार्ट जिससे हर मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड बनता है, उसकी जो बेसिक यूनिट है, कोई एलिमेंट बनता है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो आपके पास होती है एटम। अब जब हमको इन केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जब हम डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है एटम छोटी यूनिट है। तो उसकी जो स्टडी है वो हमारी स्टार्ट हुई और एटम के बारे में जो क्लासिकल डेफिनेशन है, एंशिएंट टाइम है, उसमें अलग अलग थ्योरीज दी गई कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसे मिलकर बनते हैं या इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो जो सबसे पहली थ्योरी फैक्चुअल नॉलेज के साथ, एंशिएंट टाइम में नॉर्मली बोलकर तो बहुत कह दिया कि एटम इसे कह दिया जिसको काट नहीं सकते हम, लेकिन जो एक्चुअल थ्योरी दी गई आपकी वो दी गई सबसे पहले डाल्टन से, जिसने हर फैक्ट्स के बेसिस पर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। डाल्टन ने क्या किया? फैक्ट्स के बेसिस पर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और सबसे पहले डाल्टन ने एटम से रिलेटेड जो अपनी थ्योरी है उसको 1808 के अंदर दी बाय जॉन डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन जिसे हम कहते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? ये इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि जब दो कोई एटम है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो कंपाउंड बनाएंगे वो कंपाउंड उन्हीं दो एलिमेंट से और एटम से मिलकर बना होना चाहिए। ये काम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास पर, कि जितना वेट, जितना मास था उनका एटम का, उतना ही मास अब उस मॉलिक्यूल का होगा जो उनसे मिलकर बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो इन्हें हम नष्ट कर सकते हैं, न क्रिएट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इतना होता है। और दूसरा इसका प्रिंसिपल जिस पे ये वर्क करता है वो एक पर्टिकुलर रेशो। जैसे कि दो एटम है, ये दो एटम कंबाइन करेंगे तो एक सिंपलेस्ट रेशो के अंदर करेंगे, 1 मोल 2 मोल, तो उस रेशो के अंदर ये कंबाइन होके नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो एक रेशो में होता है जब भी ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। और दूसरी चीज़ है, दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल पर भी ये थ्योरी काम करती है। तो अब हमारे जो डाल्टन ने हमको पॉस्टुलेट्स दिए, जो अवधारणाएं दी कि इसके अकॉर्डिंग कोई एटम क्या है, एटम किसे कह रहे हैं, परमाणु क्या है, या छोटे से छोटा पार्ट, या जो हमारे केमिकल हैं वो किससे बने हुए हैं, उसके बेसिस पर जो इसने अवधारणाएं दी, जो पॉस्टुलेट्स दी, वो देखते हैं। तो सबसे पहली अवधारणा है कि जितना भी हमारे मैटर है, मैटर क्या होती है? मैटर हमारी वो चीज़ होती है जिसका भी कोई मास हो और वो स्पेस में जगह घेरती हो। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर स्पेस में आपकी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है इतनी सी, और इसका कोई मास है, वेट है, तो इसको हम कहेंगे मैटर। अब ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? ये मैटर किसी स्मॉल सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, उस स्मॉल सेगमेंट को जो इसका सबसे छोटे से छोटा पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए कि हमारी बॉडी है पूरी, हमारी बॉडी का जो सबसे छोटे से छोटा पार्ट है, यूनिट है, वो क्या है? हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल। तो जैसे हमारी बॉडी में जो काम सेल करती है वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है? मॉलिक्यूल्स के लिए एटम कर रहा है, छोटे से छोटा पार्ट जिससे मॉलिक्यूल, एलिमेंट या कंपाउंड्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं एटम। एवरी मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेगमेंट विच इज कॉल्ड एटम। एटम का जो मतलब होता है वो होता है ना काटा जा सकने वाला, जिसे हम कट नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते।
हालांकि जब ये थ्योरी दी गई थी जब हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। उसके बाद तो और फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हमने एटम के अंदर डिस्कवर किए हैं, खोजे हैं। लेकिन फिर भी जो हम मॉलिक्यूल के कंटेस्ट में जो बात करते हैं वो हम कहते हैं छोटा से छोटा पार्ट क्या है, एटम है। ऐसे तो हमारी सेल के अंदर भी फिर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इन जनरल सबसे छोटी यूनिट हम किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं। उसी तरह से मॉलिक्यूल में हमारी सबसे छोटी यूनिट हो गई एटम। एटम्स आर नॉन डिवाइजिबल, डिवाइड नहीं होते, टूटते नहीं है, छोटे से छोटा पार्ट है, कट नहीं कर सकते हम इसको। किस वर्ड से बना है, तो एटम, एटम जो है वो एटोमिनो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है जिसे हम काट नहीं सकते, जिसे हम काट नहीं सकते। इसके बाद है सेकंड पॉइंट जो हमने देख लिया, नॉन डिवाइजिबल है, नहीं कट कर सकते। थर्ड पॉइंट है आपका कि अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे आयरन, तो आयरन के एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे वो सारे एटम सेम होंगे, आयरन के होंगे, आयरन के एटम होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, एक ही टाइप का एलिमेंट है, तो एक ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, दोनों मार्कर है, तो इन दोनों मार्कर का जो बेसिक यूनिट होगा वो सेम होगा। दोनों आयरन है तो दोनों की जो बेसिक यूनिट होगी, बेसिक एटम होगा वो आयरन का ही होगा, सारे एटम सेम होंगे। लेकिन अगर दो डिफरेंट चीज़ है, दो डिफरेंट चीज़ है, ये मार्कर है, ये डस्टर है, तो इसका जो बेसिक एलिमेंट होगा, यूनिट होगा, इस एलिमेंट का जो बेसिक एटम होगा वो अलग होगा, इसका अलग होगा। अगर दो डिफरेंट एटम है तो उनके, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके एटम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और दो सेम है एलिमेंट तो उनके एटम कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यही पॉस्टुलेट दी इसने अपनी अगली। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन शेप, वेट एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, शेप, वेट में सब में क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एलिमेंट कैसा है, एक ही एलिमेंट है, तो उनके एटम्स भी सेम होंगे। और अगर एटम्स डिफरेंट होंगे, अगर एलिमेंट डिफरेंट होगा तो किस में डिफरेंट होंगे, तो किस किस चीज़ में डिफरेंट होंगे, शेप में, वेट में और प्रॉपर्टी में। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल लिया, ये अलग है, ये अलग है, तो इसका एटम अलग होगा, इसका एटम अलग होगा। लेकिन ये दोनों सेम है तो इन दोनों के एटम भी सेम होंगे, प्रॉपर्टीज सेम होगी, शेप सेम होगा, मास सेम होगा। इसके बाद अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, और हमारा अगला पॉइंट है जो अभी हमने देखा था, पर्टिकुलर रेशो, कि जब भी कोई दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो वो एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर कंबाइन होंगे, एक छोटी सी डिजिट, छोटी सी होल नंबर के मल्टीपल में कंबाइन होंगे। कैसे, जैसे कि हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे H2 है, वो कंबाइन होता है O2 से, तो ये इस फॉर्म में कंबाइन होते हैं और 2H2O फॉर्म करते हैं। तो देखो 2 का मल्टीपल, ये 1 का मल्टीपल, तो स्मॉल, छोटे छोटे सेगमेंट, छोटे छोटे होल नंबर के सेगमेंट के अंदर ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब हाफ, डेसिमल, इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन इनका नहीं होता। ना तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन होगा, ना ही डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होगा। लास्ट है आपका वही कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम आपके रिएक्ट कर रहे हैं, ये दो एटम रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब जो अगला एटम बनेगा ना, उसका जो मास होगा वो इस एटम और इस एटम के सम के इक्वल होगा। मास मतलब एटम को ना तो हम बना सकते हैं, जैसे एक एटम इसका है, एक एटम इसका है, तो ये मिलकर जो है ये बनाएंगे, ये इसका मास 2 है, इसका मास 8 है, तो इन दोनों का मास 10 होगा, यहाँ पे बन नहीं जाएगा। जैसे भी हमने H2 का एग्जाम्पल लिया, H2 का एग्जाम्पल हमने लिया H2O का, तो H2 जो है प्लस हो रही है ऑक्सीजन के साथ और ये बना रही है H2O। जो हाइड्रोजन है उसका मास 1 होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और आगे 2 लगा हुआ है,
तो 2 × 2, एक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 और आगे वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वल करके आ गया आपके पास = 4। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 16, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 16 × 2 = 32। जब हम 32 + 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 36। उस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 4 + 2 ऑक्सीजन है, 16 × 2 = यहाँ पर भी आ गया 36। तो मास दोनों ही साइड पे 36 है, ना तो कोई एटम बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म। कैसे, यहाँ पर H2 था, यहाँ पर O2 था, अलग अलग थे दोनों, लेकिन यहाँ क्या बन गया, वाटर। तो फॉर्म चेंज हो गई लेकिन मास चेंज नहीं हुआ, एटम चेंज नहीं हुए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, क्लोरीन नहीं आ जाएगा। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो ये थी हमारी सबसे पहली थ्योरी जो किसी एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दी गई थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नॉलेज नहीं थी। जब धीरे धीरे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज होने लगी तो फिर हमारे जो एटॉमिक मॉडल है वो चेंज हो गए। लेकिन डाल्टन का मॉडल ने एक हमको डायरेक्शन दिया कि एटम सबसे छोटा पार्ट है और वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये जो मास कंजर्वेशन है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारे लिए एटम के आगे की डिस्कवरीज के लिए। तो ये थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हालांकि डाल्टन थ्योरी ने आगे के लिए डायरेक्शन दिया, एक नींव रख दी हमारी आगे की डिस्कवरीज के लिए, आगे की रिसर्चेस के लिए, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाया था। क्या लिमिटेशंस है डाल्टन थ्योरी की, देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन थ्योरी। तो जो डाल्टन थ्योरी है उसकी पहली लिमिटेशन है वो ये है कि हमने कहा कि जो एटम है वो अनडिवाइजिबल है, नॉन डिवाइजिबल है, डिविजिबल नहीं हो सकता। लेकिन आगे चल के किसकी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब ये नॉन डिवाइजिबल है तो ये कहाँ से आए उसके अंदर, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो डाल्टन थ्योरी डजंट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और दूसरा पॉइंट है आपका कि डाल्टन ने मास कंजर्वेशन के अंदर कहा कि मास तो जो एक एलिमेंट है उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, शेप सेम होती है, मास सेम होता है और उसकी वेट सेम होता है और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है और भी दूसरी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसके बाद हमारे पास आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई और आइसोटोप्स में हमने देखा कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग वेट हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही एलिमेंट है लेकिन हाइड्रोजन के आपके पास 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, उनके मास भी अलग है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। इसी तरह से कार्बन का एक ही एलिमेंट है लेकिन कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आपका रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह से आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास इन सेम एलिमेंट्स। तो सेम एलिमेंट और डिफरेंट मास, लेकिन हमने कहा था कि अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो 2 एलिमेंट थे हमारे पास, 2 एलिमेंट थे, हालांकि दोनों एलिमेंट सेम है लेकिन इस पे रेड कैप है, इस पे ब्लैक कैप है, हो गए अलग, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। तो इस बात को एक्सप्लेन हमारा डाल्टन जो है, डाल्टन की थ्योरी नहीं करती। तो ये डाल्टन की थ्योरी की लिमिटेशन है दोनों।
इसके अलावा लेकिन फिर भी इस लिमिटेशन के बावजूद डाल्टन ने आगे की रिसर्चेस के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस दिया, प्लेटफॉर्म दिया, रिसर्च हो सके, एक नींव रखी। तो डाल्टन की थ्योरी को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते और बेकार बोलकर यूं ही नहीं छोड़ सकते। अगर आपको इस थ्योरी में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।